हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाई मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस जो दरोगा का एग्जाम आपका होगा आने वाले समय में, यूपीएसआई यूपीएसआई एग्जाम, उस एग्जाम के लिए सीआरपीसी पढ़ाई जा रही है। उसकी जो क्वेश्चन है सीआरपीसी के, वो आपको बताए जा रहे हैं, साथ में उनका आंसर भी बताया जा रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीएसआई की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये सीआरपीसी के जो क्वेश्चन है, इनके जो आंसर है वो आपको बताए जाएंगे। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जामिनर की तरफ से। ये बात ध्यान रखना, 100% लगेंगे अगर आपने अच्छे से नोट किए हैं और रिवीजन किया है। तो ये क्लास जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको पढ़ाने के बाद ये क्लास पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे लिखा है यूपीएसआई यहाँ पर भी लिखा है यूपीएसआई एग्जाम सीआरपीसी 1973। देखो, जो सीआरपीसी है वो 1973 की है। मैं आपको बता चुका हूं कि इस क्लास में आपको सीआरपीसी पढ़ाई जा रही है। वन लाइनर में इसके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उनके आंसर भी आपको साथ साथ बताए जा रहे हैं। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास पहला पर्सन लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे। इस पहले पर्सन में क्या लिखा है उसको समझते हैं। इसमें लिखा है सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत, मतलब किस सेक्शन के अंतर्गत अपराध शब्द को, मतलब ऑफेंस वर्ड को परिभाषित किया गया है। तो ये पूछ रहा है जो सीआरपीसी की धारा है उसमें अपराध शब्द को, ऑफेंस शब्द को कहां पर परिभाषित किया है। तो आपको लगाना है धारा 2H में परिभाषित किया गया है। जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि सीआरपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है 2H में परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है 2%। इसमें लिखा है समन मामले का अर्थ। समन मामले का अर्थ, समन मामले कौन से होते हैं ये समझते हैं। यहां पर लिखा है ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। वो कौन से मामले हैं? वो समन मामले हैं। और जो वारंट मामले हैं वो समन मामले नहीं है। समन मामले के अंतर्गत वारंट मामले नहीं आते और वारंट मामले के अंतर्गत समन मामले नहीं आते। तो यहां पर लिखा है समन मामले का अर्थ है ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। तो समन मामले कौन से हैं? जो वारंट मामले नहीं है। आपको एग्जाम में टिक कर देना है। यहां पर लिखा है तीसरे पर्सन में, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से अधिक मतलब 2 साल से अधिक अवधि के, अवधि का मतलब होता है समय के, अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है। देखो, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है। किससे? अब देखते हैं, यहां पर लिखा है वारंट मामले से है। देखो, वारंट मामले में होते हैं जो 2 वर्ष से अधिक होते हैं, जैसे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से। ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने अभी ये लिखा है 2 वर्ष से अधिक, जो 2 वर्ष से अधिक के अवधि के कारावास से दंडनीय, जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है, मतलब जो 2 साल से ऊपर के अपराध है वो कौन से अपराध है? वो वारंट मामले के अपराध है। तो यहां पर लिखा है 2 वर्ष से अधिक वाले मामले वारंट मामले कहे जाते हैं।
अब आगे देखते हैं 4 क्वेश्चन में। इसमें लिखा है क्या? इसमें लिखा है पीड़ित। पीड़ित का अर्थ क्या होता है? पीड़ित, मान लो एक डॉक्टर है और एक पति है, उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है, उसका वो डॉक्टर इलाज कर रहा था, अचानक से वो मृत्यु हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है उसकी। तो पीड़ित कौन हुआ? उसका पति, क्योंकि हानि किसको हुई, क्षति किसको हुई? उसके पति को, क्योंकि वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के दिखाने आया ताकि वो पत्नी ठीक हो जाए और वापस घर ले जाए। अब वो पत्नी मृत हो गई, मतलब डेथ हो गई इसकी डॉक्टर के इलाज से या किसी कारणवश से। तो अब पीड़ित कौन हुआ? उसका पति। तो यहाँ पर लिखा है पीड़ित शब्द को सीआरपीसी में जोड़ा गया। तो पीड़ित शब्द को सीआरपीसी में कब जोड़ा गया? तो आपको ध्यान में रखना है धारा 2WA में जोड़ा गया, 2008 में जोड़ा गया। एग्जामिनर पूछता है प्रश्न ज्यादातर कि पीड़ित शब्द को सीआरपीसी में कब जोड़ा गया? तो आपको ध्यान में रखना है सीआरपीसी की धारा 2 में 2WA में जोड़ा गया 2008 में। 2008 में अंत स्थापित किया गया। ध्यान रखना, पीड़ित का अर्थ होता है आहत। किसी को आहत हो जाती है ना, आहत हुई मुझे, तो इसको ये भी कई बार लिखा आ जाता है एग्जाम में, पीड़ित, आहत, ये शब्द भी लिखा आ जाता है, ध्यान रखना। तो अभी मैंने आपको सीआरपीसी के जो 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जाम के लिए, टोटल 4 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अभी आगे देखेंगे, अभी वेट करना, कहीं जाना मत, लगातार ये क्लास चल रही है। जब आपके 14% कंप्लीट हो जाएंगे तब ये क्लास ऑफ हो जाएगी, अभी वेट करना। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में सीआरपीसी के 1 लाइनर प्रश्न चल रहे हैं जो आपके यूपीएसआई एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। आओ बच्चों आगे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास ये 5वें नंबर का प्रश्न है, 5th नंबर का। इसमें लिखा है सीआरपीसी की धारा 2WA के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 2WA के अंतर्गत पीड़ित शब्द में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा शब्द नहीं है। तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित है। जो विधिक उत्तराधिकारी है वो सम्मिलित है, किंतु अभिभावक नहीं है। किसके अंतर्गत? धारा 2WA, इसके अंतर्गत जो शब्द का प्रयोग नहीं है वो है अभिभावक, और जो इसके अंतर्गत सम्मिलित है विधिक उत्तराधिकारी, ये शब्द इसके अंतर्गत है। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि सीआरपीसी की जो धारा 2WA है उसके अंतर्गत कौन सा शब्द नहीं आता, तो अभिभावक ये शब्द नहीं आता। विधिक उत्तराधिकारी ये इसके अंतर्गत आता है। पीड़ित धारा 2WA में जोड़ा गया 2008 में, ये ध्यान रखना। छठे प्रश्न पे देखते हैं 6 क्या कह रहा है। सीआरपीसी की धारा 2X, ये सॉरी गुना बन गया, ये 2X है, ध्यान रखना। धारा 2X में वारंट केस परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी की जो धारा 2X है उसमें वारंट केस को परिभाषित किया गया है, जिसमें अपराध, मृत्यु, पहले तो आपका ये मृत्यु हो गया, दूसरा आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय है जो, आंसर देखते हैं, 2 वर्ष से कारावास से अधिक दंडनीय है। देखो जो ये वारंट केस है, मतलब वारंट मामले कौन से हैं? जो आपका पहला मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के दंडनीय कारावास से दंडनीय है, वो कौन से मामले हैं? वो वारंट मामले हैं, ध्यान रखना। तो एग्जामिनर अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि वारंट मामले कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है वारंट मामले वो होते हैं जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं 7वें प्रश्न में लिखा है
धारा 8, जो सीआरपीसी की धारा 8 है वो किसको परिभाषित करती है? क्या शब्द लिखा है वहां पर? वहां पर लिखा है महानगर क्षेत्र। तो एग्जामिनर पूछता है अगर आपसे कि महानगर क्षेत्र की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो सीआरपीसी की धारा 2 में, सीआरपीसी की धारा 8 में दी गई है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है सीआरपीसी की धारा 8 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है महानगर क्षेत्र। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि महानगर क्षेत्र कौन से होंगे? महानगर क्षेत्र वो होंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वो महानगर क्षेत्र होते हैं। और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है वो स्थानीय क्षेत्र होते हैं, अन्य क्षेत्र होते हैं, ध्यान रखना। तो महानगर क्षेत्र जैसे मुंबई, इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ये महानगर क्षेत्र है। जैसे कोलकाता, ये भी महानगर क्षेत्र है। मद्रास, ये भी महानगर क्षेत्र है। अहमदाबाद, ये भी महानगर क्षेत्र है। तो सीआरपीसी की जो धारा 8 है उसमें महानगर क्षेत्रों की जो श्रेणी दी गई है, मतलब कितने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 है टोटल हमारे इसमें। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है बच्चों धारा 2K, K फॉर काइट, 2K, धारा 2K में लिखा है 2K परिभाषित है, तो ये किसको परिभाषित है? महानगर क्षेत्र से है। तो धारा 2K किसको परिभाषित करती है? महानगर क्षेत्र को परिभाषित करती है। और महानगर क्षेत्र की परिभाषा कहाँ दी गई है, मतलब महानगर क्षेत्र कौन से होंगे? धारा 8 में बता दिया है महानगर क्षेत्र कौन से होंगे, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद। अभी मैंने टोटल 8 प्रश्न करा दिए हैं 1 से लेके, अभी वेट करना क्योंकि हम 14 प्रश्न करेंगे इस क्लास में, अभी वेट करना। बच्चों जैसे कि आपको पता है इस क्लास में यूपीएसआई एग्जाम के लिए सीआरपीसी के 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं, साथ ही उनका आंसर भी बताया जा रहा है आपको। अगर आपको यहाँ तक भी क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अगर यहाँ तक भी पसंद आई है। आओ बच्चों आगे देखते हैं। देखो बच्चों मेरे पास ये 9वां प्रश्न है, इसमें लिखा है 9th प्रश्न में कोड ऑफ सत्र को हिंदी अनुवाद में क्या कहते हैं? कोड ऑफ सत्र ये इंग्लिश अनुवाद है, इसको हिंदी अनुवाद में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी अनुवाद में कहते हैं सत्र न्यायालय। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोर्ट होता है, जो कोर्ट का मेन द्वार होता है, गेट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो ये उसी की बात कर रहा हूं मैं, कोड ऑफ सत्र। ये इंग्लिश अनुवाद है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद होगा सत्र न्यायालय, ध्यान रखना। ये 10वां प्रश्न है, सीआरपीसी की धारा 8 में, जो सीआरपीसी की धारा 8 है उसमें लिखा है महानगर क्षेत्र राज्य। जो सीआरपीसी की धारा 8 है उसमें क्या लिखा है? महानगर क्षेत्र राज्य, मतलब राज्य कौन से? जो महानगर क्षेत्र होगा वो कौन से राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जैसे मुंबई, कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद, इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ये महानगर क्षेत्र है, ध्यान रखना। 11वां प्रश्न, इसमें लिखा है सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? सत्र न्यायालय में समझ रहे हो आप, जो जिले का सबसे बड़ा कोर्ट होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, उस कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ध्यान में रखना है हाई कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है, ध्यान रखना। कभी आप यहाँ पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार लगा के आ जाओ, गलत हो जाएगा आपका प्रश्न, ध्यान रखना। जो जिले के कोर्ट्स होते हैं या कोई भी कोर्ट्स होते हैं उनमें नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा है सत्र न्यायालय में, सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मतलब न्यायाधीश कौन? जजेस, जो जज होंगे जिले के, जो सबसे बड़ा कोर्ट होगा उसमें जो जज बैठते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, नियुक्त कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है, हाई कोर्ट करता है, ध्यान रखना।
12%। सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे, तो आपको लगाना है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। संबंधित राज्य के, ये क्यों लिखा है यहाँ पर? ये इसलिए लिखा है जिस राज्य में होनी है और जिस राज्य का वो हाई कोर्ट है उसके ही द्वारा की जाएगी, इसलिए लिखा है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा, मतलब हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर लिखा है 14%, इसमें लिखा है दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? जिला न्यायालय नहीं है, ध्यान रखना। ये सिविल मामले देखता है जिला न्यायालय, और जो ये सत्र न्यायालय आपराधिक मामले देखता है, क्रिमिनल मामले देखता है। तो हमारे सिविल मामले कहाँ पर चलेंगे? जिला न्यायालय में, जिला अदालत में, और क्रिमिनल आपराधिक मामले चलेंगे सत्र न्यायालय में। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखा है दंड न्यायालयों में, जो दंड मतलब जो सजा देते हैं उन न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है जिला न्यायालय, ध्यान रखना। तो सीआरपीसी के 14% आपके कंप्लीट हो गए, वन लाइनर में उनके आंसर भी थे। साथ में आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। आपकी जो क्लास है चाहे एक दिन बाद आए या एक दिन पहले आए, आपकी क्लास चलती रहेगी। बस आपको नोट करते हुए चलना है, अपने दोस्तों में प्लीज शेयर करना अगर क्लास आपको पढ़ाने के बाद पसंद आए। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।